नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। आज जिस एडिटोरियल की हम चर्चा कर रहे हैं, 2 एडिटोरियल्स हमने लिए हैं क्योंकि दोनों ही सेम विषय पर आए हैं। एक द हिंदू में आया है, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस में आया है। कुछ एक बिंदु अलग थे तो हम उन बिंदुओं की भी चर्चा कर लेंगे। इंडो रशियन पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप, ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि जीएस पेपर 2 के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम जानते हैं कि क्या कहा गया है। हाल ही में एक समिट मीटिंग हुई। समिट मीटिंग यानी कि सर्वोच्च स्तर की मीटिंग, टॉप लेवल पे मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग हुई। रशियन इंडो मीटिंग को इस मद्देनजर देखा जाना चाहिए, इस कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए कि वैश्विक हालात क्या हैं वैश्विक हालात। एक तो ये कि कोविड पैंडेमिक लग रहा है कि शायद फिर से दरवाजा खटखटा दे। हालांकि दूसरी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इतनी बुरे हालात नहीं हैं, ओमिक्रॉन बहुत माइल्ड वेरिएंट है, लेकिन फिर भी एक चर्चा तो ये रही कि कोरोना अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है। दूसरी बात क्या हुई है, वैश्विक हालात क्या हैं। दिल्ली और वॉशिंगटन यानी भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती पिछले कुछ सालों में खास तौर पर ज्यादा परवान चढ़ी है, ज्यादा मजबूत हुई है। तो जो कि रूस के लिए एक इरिटेंट है। इरिटेंट यानी रूस को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है रूस को? क्योंकि रूस और अमेरिका की जो कंपटीशन है उन दोनों के बीच, वो जग जाहिर है। वो अपने आप में शीत युद्ध का एक अपना इतिहास है उसका, और आज भी एक प्रकार में उन दोनों में जो रस्साकशी है वो जग जाहिर है। तो भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती भी मॉस्को के लिए एक इरिटेंट है, एक खलल पैदा कर रहा है उसके दिमाग में। और तीसरा चीज क्या है, चाइना उसी प्रकार का खलल हमारे मन में पैदा कर रहा है, क्योंकि चीन और रूस की दोस्ती इस समय यूं ही परवान चढ़ रही है जैसे भारत और अमेरिका की दोस्ती। तो जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स है, जो भू सामरिक रिश्ते हैं, जो भू राजनीति है दुनिया की, उसमें बदलाव आ रहा है, क्योंकि चीन और रूस एक साथ आ रहे हैं। और चीन और भारत के संबंध इस समय बहुत अच्छे तो नहीं हैं। गलवान घाटी में तमाम तरह की समस्याएं हुई, साउथ पैसिफिक सी में चाइना जो कर रहा है उसको लेकर भारत अपनी समस्याएं बता चुका है। तो इसके चलते भी इसको भी इस वैश्विक हालात को इसके कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा हम देखें कि चीन और रूस के संबंध क्यों बेहतर हुए हैं, तो एडिटोरियल कहता है कि चीन को रशिया एक अपने इसलिए मित्र के तौर पर देख रहा है अभी, क्योंकि अफगानिस्तान में जो हालात खराब हैं वहां पर उसको बैलेंस करने के लिए रूस चीन को अपने एक सहयोगी के तौर पर देख रहा है। क्योंकि चीन बहुत बेहतर संबंध स्थापित कर सकता है अफगानिस्तान से, उस तालिबान पर अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि चीन के बहुत अच्छे संबंध पाकिस्तान से भी हैं। तो इस प्रकार इसके थ्रू रशिया भी अफगानिस्तान पर अपने इफेक्ट का प्रयोग कर पाएगा, अपने असर को कायम रख पाएगा, अगर चीन से उसके संबंध मधुर रहते हैं। तो एक बड़ा इक्वेशन बन रहा है, ए बी सी इसमें शामिल है, रशिया शामिल है, चीन शामिल है, पाकिस्तान शामिल है। तो बहरहाल एडिटोरियल कहता है कि इस वजह से चीन और रूस के संबंध सुधर रहे हैं। चीन और भारत के संबंध क्यों खराब हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली। बॉर्डर टेंशन्स रही हैं, और इस सबके परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि जब दोनों प्रीमियर मिले अपने अपने देशों के, तो उन्होंने जाहिर किया कि हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, ये संबंध बहुत पुराने हैं। अब आप कह सकते हैं, देखिए क्या शब्द इस्तेमाल किए गए। इन्होंने कहा कि डीप मल्टी डेकेड टाइज, दशकों पुरानी दोस्ती है। फर्दर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये शब्द तो बड़े खोखले प्रतीत होते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में इन शब्दों का बहुत योगदान है। अगर भीतर ही भीतर संदेह है भी, तब भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द संभावनाओं को बचा के रखते हैं कि कल को आज संदेह जो आज के हैं वो कल को समाप्त हो जाएंगे, तो फिर ये शब्द काम आएंगे। इन शब्दों में जान फूकी जा सकेगी, अगर आज थोड़ी कम जान भी है तो। ये डिप्लोमेसी का तकाजा है। इसी आधार पे इन शब्दों को देखा जाना चाहिए। तो इन शब्दों पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। अब एग्जैक्ट बातें क्या हुई, ये तो बातें हो गई। इन पर सहमति जताते हुए किन ठोस बातों पर बातें हुई हैं? पहली ठोस बात क्या हुई है कि भारत और रूस ने 10 सालों का एक सैन्य करार किया है। इसमें खास बात क्या है सैन्य करार की? खास बात यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। तो भारत और रूस डिफेंस पार्टनर बहुत समय से रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इसका उदाहरण रही है, जिसमें
भारत और रूस दोनों का सहभागिता रही है उसको डेवलपमेंट में। तो उसी प्रकार से जो 10 सालों का मिलिट्री टेक्निकल प्लान बनाया गया है, इसमें रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। ये एक बड़ी पहल हुई है इस बार। दूसरा, व्यापार को बढ़ाने पे बात हुई है। कैसे बात हुई है? भारत को 6 लाख कलाशनिकोव यानी AK-47 राइफल, एक के में के का मतलब कलाशनिकोव ही होता है। तो AK कौन सी राइफल बन रही है, उसका कौन सा वेरिएंट बन रहा है? AK-203 राइफल यही अमेठी में बनेगी। तो उसका भी करार हुआ है कि भारत 6 लाख कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल बनाएगा। रूस को क्या मिल रहा है इसके बदले? भारत ने वादा किया है कि भले ही अमेरिका इस डील पर अपनी नजरें टेढ़ी कर रहा है। कौन सी डील पर? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भारत ने रूस से खरीदा है। S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में से माना जाता है। ये किसी भी जगह की आने वाली मिसाइल्स से रक्षा करेगा। ये सिस्टम भारत ने रूस से खरीदा है। अमेरिका चाहता था कि इस डील को आगे ना बढ़ाया जाए क्योंकि अमेरिका ने रूस पे कई सैंक्शंस लगाए हुए हैं, और अमेरिका ने अपने यहाँ एक कानून पास किया है अपनी सेनेट में, अपनी कांग्रेस में। उस कानून का नाम है एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी कि उन देशों पर अमेरिका की सरकार सैंक्शंस लगा सकती है जो उनके एडवर्सरीज के साथ, और इस एक्ट में रूस का नाम लिया गया है। रूस के साथ अगर कोई आर्म डील करते हैं, कोई हथियारों का लेन देन करते हैं, तो उन देशों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। भारत ने अभी तक अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से अमेरिका को किसी प्रकार के सैंक्शंस खुद पर लगाने से रोका है, लेकिन रूस के साथ अपनी गंभीरता को जाहिर करते हुए इस बात को फिर से दोहराया है कि भारत बची हुई कंसाइनमेंट, क्योंकि माना जा रहा है कुछ कंसाइनमेंट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आ चुकी हैं, बची हुई कंसाइनमेंट भी पूरी करेगा, बचा हुआ करार भी पूरा करेगा। इसके अलावा कुछ और बातें हुई हैं जो एक इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में और जोड़ी गई हैं। और बातें क्या हुई हैं कि दोनों देशों ने सहमति जताई है कि उनका जो व्यापार है, जो कई सालों से $10 बिलियन पर अटका हुआ है, उसको बढ़ाकर अगले 5 सालों में, 4 सालों में 2025 तक बेसिकली $30 बिलियन का किया जाएगा, यानी 300% का इंक्रीज व्यापार में होगा। और जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट है, साझा इन्वेस्टमेंट है एक दूसरे के देशों में, उसको भी बढ़ाकर $50 बिलियन करने की आकांक्षा जाहिर की है। तो एक और कदम ये हो गया। तो जो मोदी और पुतिन के सामने, ऐसा ये एडिटोरियल कहता है, मोदी और पुतिन के सामने जो चैलेंजेस हैं वो कई सारे हैं, वो एक चैलेंजेस नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल हैं। कैसे मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस हैं? एक कि दोनों ही देशों ने कोरोना महामारी का असर अपनी अर्थव्यवस्थाओं पे देखा है, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ गई हैं। तो ऐसे में दोनों देशों को साथ आने की जरूरत है, दोनों विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो पहला चैलेंज है दोनों की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट। दूसरा चैलेंज एक और ये है कि रूस और अमेरिका के जो संबंध हैं वो फिर से खराब हो रहे हैं। हमने एक दूसरे एडिटोरियल में चर्चा की थी डिटेल में, यहाँ उसका जिक्र किया गया है कि रूस ने कैसे यूक्रेन बॉर्डर पर अपने सेनाओं को तैनात कर रखा है। यूक्रेन और नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस, जो कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों का एक मिलिट्री अलायंस है एक प्रकार से, उसने संदेह जताया है कि रूस यूक्रेन पर हमला करना चाहता है। तो ऐसे में रूस और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के संबंध फिर से खराब हो रहे हैं। भारत हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता रहा है। अपने एक संप्रभु देश होने के नाते अपनी विदेश नीति कैसी होगी, किन देशों के साथ कैसे संबंध होंगे, वो कैसे दिशा अख्तियार करेंगे, ये जो राइट है वो भारत ने बड़ी मजबूती से हमेशा अपने पास रखा है। और ऐसे में साउथ ब्लॉक को एक बड़ी ही कुशलता से चलना होगा। साउथ ब्लॉक माने क्या? आपने अक्सर इन शब्दों को सुना होगा, नॉर्थ ब्लॉक ने ये निर्णय लिया है, साउथ ब्लॉक ने ये निर्णय लिया है। बेसिकली नॉर्थ ब्लॉक में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री, इनके ऑफिसेज हैं, यानी उनके सारे ऑफिशियल्स, इनके मंत्री वहां बैठते हैं। साउथ ब्लॉक में हमारे पीएमओ है, यानी प्रधानमंत्री साहब का ऑफिस है। इसके अलावा वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिस है, और सबसे बड़ी बात जिसके लिए साउथ ब्लॉक को जाना जाता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस है, विदेश मंत्रालय का ऑफिस भी यहीं पर है।
तो अगर यहाँ पर जिक्र किया गया कि साउथ ब्लॉक को बड़ी कुशलता से चलना होगा, तो इसका साफ मतलब है कि हमारे विदेश मंत्रालय को, हमारी डिप्लोमेसी को बड़े ही कुशलता से दोनों संबंधों को, यानी हमारी अमेरिका के साथ जो संबंध हैं जो हमारे राष्ट्र हित को साधते हैं, और हमारे रूस के साथ जो संबंध हैं अगेन जो हमारे राष्ट्र हित को साधते हैं, उनको बड़ी फाइनली बैलेंस करना होगा। और ऐसे में खास तौर पे तब जब चीन इन दो बातों को लेके सशंकित है। किन दो बातों को लेके? कि चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है उस पर डिस्प्यूट रहे हैं, गलवान में रहे हैं। इसके अलावा साउथ चाइना सी में चाइना के जिस तरह के एक्शंस हैं वो भी उनको भारत शंका की नज़र से देखता है। वहीं दूसरी ओर चाइना क्वाड में, क्वाड क्या है इसकी चर्चा फिर कभी डिटेल में होगी, लेकिन क्वाड 4 देशों का एक प्रकार से अलायंस है। किस उसके अलायंस की क्या दिशा होगी उस पर लगातार डेवलपमेंट हो रहा है कि वो महज एक प्रकार की दूसरे व्यापक मुद्दों पर साझेदारी है। अभी उसमें मिलिट्री अलायंस कितना इंपॉर्टेंट है अभी ये साफ नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कौन कौन से देश हैं? भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इन चारों देशों के पास आने को चाइना देखता है कि हमारे चारों तरफ घेराबंदी की गई है, तो उसकी भी शंकाएं हैं। तो ऐसे में मॉस्को ने भी, रूस ने भी बड़े ही कुशलता से दोनों देशों को मैनेज किया हुआ है, दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को मैनेज कर रहा है, चीन के साथ भी और भारत के साथ भी। तो भारत को भी इसी तरह से बैलेंस करना है। और लेकिन दोनों देशों को ध्यान रखना होगा क्योंकि दोनों के मन में अपने अपने संदेह हैं। रूस के मन में संदेह है भारत अमेरिका को लेके, भारत के मन में संदेह है रूस और चीन को लेके। तो ऐसे में दोनों देशों को कई ऐसे इनिशिएटिव लेने होंगे जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहे। कई आप इनिशिएटिव ले लेते हैं, अपने संबंधों को इतना मजबूत कर लेते हैं, हम देखेंगे कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो फिर अगर दूसरे प्रकार के संदेह हैं भी तो वो संदेह कमजोर पड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्वाड में रूस अमेरिका के साथ रूस की दोस्ती हो नहीं सकती, संबंध खराब है। जापान के साथ भी संबंध अच्छे नहीं हैं क्योंकि एक आइलैंड है कुरील आइलैंड, इसको लेकर उन दोनों देशों में, रूस और जापान में तकरार है, तो वो भी अच्छा संबंध नहीं बना सकते। तो ऐसे में भारत एक बेहतर विकल्प है कि क्वाड में भी रूस का एक दोस्त रहे। तो एक तो इंपॉर्टेंस ये है भारत की रूस के लिए। दूसरा, भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, एक और बड़ी, हमने कई चीज़ों की बात की, व्यापार की बात की, समझौतों की बात की जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। एक पोर्ट है रूस का, क्या नाम है? व्लादिवोस्तोक पोर्ट है। तो व्लादिवोस्तोक पोर्ट में भारत अपना एक कॉरिडोर एस्टैब्लिश करना चाहता है चीन से लेकर उस पोर्ट तक। अगर ऐसा हो जाता है तो अभी जो भारत का संबंध है रूस से वो सेंट पीटर्सबर्ग के थ्रू है। अगर व्लादिवोस्तोक के थ्रू हो जाता है तो 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो और व्यापार को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो जो टारगेट है $30 बिलियन का व्यापार कर लेने का दोनों देशों को, उसमें उसकी संभावना बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर, दोनों देशों को नजदीक लाने वाले मेजर्स पर दोनों देशों को लगातार काम करना होगा। तभी ऐसे डिफिकल्ट माहौल में, डिफिकल्ट वैश्विक माहौल में भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती परवान चढ़ती रहेगी। ये इन दोनों एडिटोरियल्स का सार था। आईआर के लिहाज से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये एडिटोरियल जो आया है बैक टू क्लासरूम्स, इंडियन एक्सप्रेस में ये एडिटोरियल आया है। राजीव दासगुप्ता और नरेंद्र के अरोड़ा साहब ने लिखा है। दासगुप्ता साहब जेएनयू में डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी में, और नरेंद्र के अरोड़ा साहब इनक्लेड एक संस्था है, वैश्विक संस्था है, एपिडेमियोलॉजी से जुड़ी हुई, मेडिसिन से जुड़ी हुई, उसके मेंबर हैं। तो इन दोनों ने जो एडिटोरियल लिखा है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इसको एक केस स्टडी के तौर पर, क्योंकि बतौर प्रशासक या एथिक्स के पेपर में या बतौर नागरिक भी अगर आपसे एक सवाल दिया जाए कि ऐसे माहौल में जब कोरोना का पेंडेमिक अभी पूरी तरह से गया नहीं है तो क्या स्कूल खोले जाने चाहिए, आपके सामने क्या चैलेंजेस हैं या आप क्या निर्णय लेंगे, इस विषय में ये एडिटोरियल बात करता है। इसको आप एथिक्स की केस स्टडी के तौर पर समझिए। वो स्टेक होल्डर्स को पहचान रहे हैं, कुछ कदम सुझा रहे हैं, और क्या सोच के कदम सुझा रहे हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। तो इसको आप मोस्टली जीएस पेपर 4 के लिहाज से महत्वपूर्ण मानिए, एथिक्स के लिहाज से महत्वपूर्ण मानिए। हालांकि सोसाइटी के लिए भी इसमें कुछ बिंदु आपको मिलेंगे।
एडिटोरियल का शुरुआती पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधे उस पार्ट पर आएंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत में दासगुप्ता और अरोड़ा साहब तो बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे पेंडेमिक अब वापस जा रहा है और भले ही ओमिक्रॉन की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि दुनिया के स्कूल जो हैं वो खुलने के लिए तैयार हैं। कई जगहों पे खुलने लगे हैं, कई जगहों पे खुल चुके हैं। 600 दिन लगभग बीतने के बाद स्कूल खुल रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्कूल खुलते रहने चाहिए या अभी हमें वेट करना चाहिए कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाए या बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाए? वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन समाप्त होने से पहले ही स्कूल खोलने पर काम करना चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो एज ग्रुप है बच्चों का, पूरी दुनिया में पाया गया है स्टडीज से अब तक कि उनमें इन्फेक्शन फैलने का सबसे कम चांस है। और जो उनमें सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जो सीरो सर्वे से पता चलता है कि हमारे ब्लड के सीरम में, ब्लड का सीरम बेसिकली ब्लड का हिस्सा, अगर उसमें से आप ज़्यादा बड़े बड़े कुछ हिस्से को निकाल दें तो जो लिक्विड हिस्सा है उसको सीरम कहते हैं। उस सीरम में एंटीबॉडीज़ आती हैं, तो एंटीबॉडीज़ को जांच करने को एक प्रकार से सीरो सर्वे कहा जाता है। सीरो सर्वे में क्या पता चला कि बड़ों और छोटों में इन्फेक्शन का दर तो लगभग सेम ही है एक इन्फेक्टेड पॉपुलेशन में, लेकिन बच्चों में सिम्टम्स कम दिखते हैं। बच्चों में सिम्टम्स ना के बराबर आते हैं, बच्चे इससे कम व्यथित होते हैं। यंग यानी कि एक यंग पॉपुलेशन 15 से 24 आयु वाली और वृद्ध पॉपुलेशन इसके प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल रही है, ऐसा ये एडिटोरियल दावा करता है। तो ऐसे में वैक्सीन्स का इंतजार करे बिना भी स्कूल खोले जा सकते हैं, बशर्ते। तो वो किन किन बशर्तों यानी किन किन शर्तों की बात कर रहे हैं, हम उनको एक बार देख लेते हैं बहुत जल्दी। वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन अभी बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन किसका आवश्यक नहीं है? बच्चों का। आवश्यक क्या है कि जो सारे टीचर्स हैं, जो सारा स्टाफ है, उनका पहले से वैक्सीनेशन हो जाए। क्यों? ताकि अगर बच्चों के लिए स्कूल खुला हो तो वहां पर उनको वैक्सीन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिले, पहली चीज ये। तो वो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बेसिक सुरक्षा मेंटेन करने के लिए इतना काम तो किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। उसके अलावा वो कहते हैं कि स्कूल में किन चीज़ों का ध्यान रखना जाना चाहिए। कहते हैं 3 चीज़ें हैं जो कोरोना को फैलाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लोज्ड स्पेसेस, 3 C's कह रहे हैं वो उसे, 3 C's। 3 C's क्या है वो? क्लोज्ड स्पेसेस, ऐसी जगह जहाँ पे वेंटिलेशन, हवा के आने जाने का रास्ता नहीं है। क्राउडेड स्पेसेस, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो गई है। और क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर स्कूल के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत नज़दीक बच्चों को बैठा देना या बहुत लोगों का समूह में आ जाना। ये 3 चीज़ें हैं जिसके चलते कोरोना के फैलने का या किसी इस प्रकार के इन्फेक्शन के फैलने का खतरा रहता है। तो कहते हैं कि इसके लिए डिटेल्ड एडवाइजरीज जो अवेलेबल है उनकी सहायता ली जानी चाहिए। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं आप कई कदम उठाइए। अब ये आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेक होल्डर्स वो कई कदमों को उठाने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप कदम उठाइए एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि अटेंडेंस और एंट्री रूल इस हिसाब से बनाइए कि इन 3 C's पर काबू पाया जा सके। उदाहरण के तौर पे कोहॉर्टिंग क्या होता है? कोहॉर्टिंग यानी कोहॉर्ट्स यानी समूह। तो समूह कैसे बनेंगे, इसके बारे में आप एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय ले सकते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप बनाइए बच्चों और टीचर्स के, कि बड़े स्केल पर मिक्सिंग ना हो, पास आने की जरूरत ना पड़े। सेफ्टी बबल्स या कैप्सूल बनाइए। ब्रेक्स स्टैगर कीजिए यानी तोड़ दीजिए। सारी कक्षाओं का एक साथ इंटरवल मत कीजिए, रिसेस मत कीजिए, माफ कीजिएगा, या सारी कक्षाओं को एक साथ मिलने मत दीजिए। इसी अलावा ऑल्टरनेट फिजिकल प्रेजेंस, जैसे कि आप इस तरह की इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हैं कि कुछ क्लासेस को हफ्ते में 1 दिन स्कूल आना है, कुछ क्लासेस को हफ्ते में दूसरे दिन स्कूल आना है, या कुछ बच्चों को 1 दिन स्कूल आना है, कुछ बच्चों को दूसरे दिन स्कूल आना है। ये सब दिक्कत की बात तो है, लेकिन हमारा विकल्प क्या था कि स्कूल बंद रहे। ये कह रहे हैं कि नहीं खोलिए, लेकिन ऐसी तरीके कर सकते हैं। क्यों ऐसे तरीके कर सकते हैं? क्योंकि भूलना नहीं है कि स्कूलों का सबसे महत्वपूर्ण काम मात्र बच्चों की शिक्षा नहीं है, उनका है वो बच्चों में जो सोशलाइजेशन होता है, बच्चे जो समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, समाज को जानते हैं, समाज का अंग बनते हैं, वो प्रक्रिया स्कूल से शुरू होती है। घर पे आप उनको पढ़ाई तो करा सकते हैं, उनका सोशलाइजेशन आप मिस करेंगे, उस पर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि स्कूल खुलें तो बच्चों को खेलने पर रोक लगा दी जाए, उनके खेल के मैदान उनसे छीन लिए जाएं। उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, लेकिन एडिक्वेट सेफ्टी बस आपको मेंटेन करा देनी है। इसके अलावा और क्या सेफ्टी मेंटेन करानी है? ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना है। इसके अलावा स्कूल जो कई प्रकार की दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से
बच्चों के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए जो टीके संबंधी प्रोग्राम हैं, खासतौर पे प्राइमरी बच्चों के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो मिड डे मील टाइप प्रोग्राम हैं, जो उनके न्यूट्रिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उस तरह के प्रोग्राम्स के लिए भी ज़रूरी है कि स्कूल खुलें और वहाँ आकर बच्चे इन सब प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठा पाएँ। तो ये उनके सोशलाइजेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ये सब करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, मास्क का ध्यान रखना चाहिए, हैंड वॉश हाइजीन, हाथ धोते रहना चाहिए, स्पेसिंग मेंटेन कर रखनी चाहिए। इन सब बातों को वो करते हैं। और अंत में अब वो आते हैं कि पॉलिसी स्तर पर क्या ध्यान रखा जाना चाहिए। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि स्कूलों को खोलने का या आधे तरीके से खोलने का या बंद करने का जो राइट है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होना चाहिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये बेस्ट जानता है कि जिले में या उस जगह पर वायरस कितना ट्रांसमिट हुआ है, कितना फैला है। जिन जिलों में कोई केस नहीं है वहाँ सारे स्कूल खोले जा सकते हैं। जिन जिलों में क्लस्टर ट्रांसमिशन हो रहा है, क्लस्टर ट्रांसमिशन यानी कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि शहर के किन हिस्सों में वायरस फैल रहा है या कोरोना फैल रहा है, कुछ हिस्सों में नहीं फैल रहा है, तो क्लस्टर वाइज सेपरेशन कर दिया जाए जहाँ तक संभव हो, और जिन हिस्सों में नहीं फैला है वहाँ के स्कूल खोल के रखे जाएं। इसके अलावा अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि सामुदायिक स्तर पर ये वायरस फैला हुआ है पूरे शहर में, तो फिर ऑब्वियसली आपके पास कोई चारा नहीं होगा, स्कूल बंद रखे जाने चाहिए ऐसे माहौल में। और ध्यान रखा जाना चाहिए कि कल्चर होता है स्टे होम व्हेन सिक। आपकी तबीयत खराब है, घर पर रहिए। इस पॉलिसी को स्कूलों में बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो ये तमाम स्टेप्स गिनाए गए थे। ये स्टेप्स ये बताते हैं कि जब आप एक बतौर प्रशासक या बतौर विद्वान किसी भी समस्या को देख रहे हो तो उस समस्या को कैसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसको सॉल्व करने पर काम करना चाहिए। इसी पर संबंधित ये एडिटोरियल था, और कोई एडिटोरियल बहुत काम का आज के दोनों अखबारों में नहीं था। कल मिलेंगे आपसे फिर से नए महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स के साथ। तब तक अलविदा, मिलते हैं अगली कड़ी में।